चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे पीआईबी से। प्रधानमंत्री ने साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। 26 दिसंबर अब वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के बारे में। तो गुरु गोविंद सिंह के उन दोनों साहिबजादा जोरावर सिंह, ठीक है, और साहिबजादा फतेह सिंह और माता गुजरी का इतिहास हम सभी को देखेंगे। 1705 की बात है। मुगलों ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से बदला लेने के लिए जब सरसा नदी पर हमला करा तो गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया था। छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी अपने रसोइये गंगू के साथ उसके घर मोरिंडा चले गए। रात को जब गंगू ने माता गुजरी के पास मुहरें देखी तो उसे लालच आ गया। उसने माता गुजरी और दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वजीर खां के सिपाहियों से पकड़वा दिया था। अब क्या होता है, वजीर खां ने छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी को पूस महीने की तेज सर्द रातों में तकलीफ देने के लिए ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। ये चारों ओर से खुला और ऊंचा था। इस ठंडे बुर्ज से ही माता गुजरी जी ने छोटे साहिबजादों को लगातार 3 धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाने और धर्म न बदलने का पाठ पढ़ाया था। यही शिक्षा देकर माता गुजरी जी साहिबजादों को नवाब वजीर खान की कचहरी में भेजती रहीं। फिर क्या होता है, 7 साल और 9 साल से भी कम आयु के दोनों लड़कों ने ना तो नवाब वजीर खान के आगे शीश झुकाया और ना ही धर्म बदला था। इसी से वजीर खान को गुस्सा आया और 26 दिसंबर 1705 को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था। जब छोटे साहिबजादों की कुर्बानी की सूचना माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में मिली तो उन्होंने भी शरीर त्याग दिया था। इसी स्थान पर आज बना है गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब बना है। इसमें बना ठंडा बुर्ज सिख इतिहास की पाठशाला का वो सुनहरा पन्ना है जहां साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। अब 2 बच्चों की कहानी तो हम देख ही चुके हैं, बाकी 2 बच्चे और बचे हुए हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने 2 पुत्रों को स्वयं आशीर्वाद देकर के जंग में भेजा था और इनकी डेथ होती है चमकौर की जंग में। चमकौर की जंग में 40 सिख ने हजारों मुगल फौज से लड़ाई की थी। 6 दिसंबर 1705 को हुई इस जीत में बाबा अजीत सिंह 17 साल, बाबा जुझार सिंह 14 साल ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं IAC विक्रांत विमान वाहक पोत है। ये स्वदेशी विमान वाहक पोत माना जाता है। ये जो है सेट्स सेल फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ सी ट्रायल। अब अगले समुद्री परीक्षण के लिए ये तैयार हो गया है। आफ्टर 2 सक्सेसिव हाई प्रोफाइल विजिट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद इन ए स्पान ऑफ लेस दैन 2 वीक IAC विक्रांत इज हेडिंग आउट फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ सी ट्रायल। IAC जो विक्रांत है विमान वाहक, अब वो नेक्स्ट ट्रायल के लिए तैयार हो गया है। अगला ट्रायल समुद्र में किया जाएगा। अब कुछ फैक्ट हैं इससे रिलेटेड जिनको हम देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन है? IAC विक्रांत। ये 2nd चरण का समुद्री परीक्षण रविवार को शुरू हुआ। योजना के अंतर्गत अगले साल अगस्त में इसको हमारी नौसेना में इसको शामिल कर लेंगे। भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत करीब 40,000 टन इसका वेट है। अगस्त महीने में इसने सफलतापूर्वक 5 दिन की समुद्री यात्रा पूरी करी थी। फर्स्ट चरण के परीक्षण के बाद नौसेना का कहना है युद्धपोत पर लगी प्रणालियों का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत रविवार को दूसरे चरण के लिए समुद्री परीक्षण के लिए कोच्चि से रवाना हुआ है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस युद्धपोत के निर्माण पर करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई। इसके निर्माण के साथ भारत उन देशों में शामिल हो गया था जो स्वयं आधुनिक विमान वाहक युद्धपोत बना सकते हैं। बताया जा रहा है इससे MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामो 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R
बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का परिचालन हम कर सकते हैं। इसमें करीब 1700 लोगों के रहने के लिए करीब 23,300 कूपे बनाए गए हैं, जिनमें महिला अधिकारियों के रुकने के लिए खास कूपे भी शामिल हैं। ठीक है। और बताया जा रहा है मैक्सिमम इसकी स्पीड है 28 नॉटिकल मील और नॉर्मल गति है 18 नॉटिकल मील और 7,500 नॉटिकल तक का ये सफ़र कर सकता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताई गई है। इसका निर्माण 2009 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने शुरू करा था। भारत के पास इस समय एकमात्र विमान महापोत INS विक्रमादित्य सेवा में कार्यरत है। इसके अलावा बताया जा रहा है IAS विक्रांत में, ठीक है, OT भी शामिल है, ऑपरेशन थिएटर। IAC विक्रांत ने 8 अगस्त को पहला समुद्री परीक्षण पूरा करा। IAC के डिजाइनर वास्तुकार मेजर मनोज कुमार ने विमान वाहक संबंधी कुछ तथ्य साझा किया और कहा, इसमें इस्तेमाल किए गए इस्पात से, स्टील से हम 3 एफिल टावर बना सकते हैं। पोत में 2 ऑपरेशन थिएटर के साथ पूरी तरह से क्रियाशील चिकित्सीय परिसर भी हैं। पोत पर कम से कम 2000 वर्कर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक रसोई घर है। रसोई में ऑटोमेटिक मशीनें हैं। हैंगर में 20 विमान हम खड़े कर सकते हैं। आगे स्वदेशी विमान वाहक पोत की कई सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं, जैसे कि कई मामलों में इसमें सफलता में देखने को मिली है। चाहे वो आत्मनिर्भरता का हम एग्जाम्पल ले लें, क्योंकि इसमें 76% जो उपकरण हैं वो इंडिया ने तैयार किए, या फिर इंडियंस नौसेना की डिजाइन टीमों और मेसर्स कोचीन शिपयार्ड के बीच घनिष्ठता से जुड़ाव की बात हो। इस निर्माण ने देश में अब तक बनाए जाने वाले सबसे बड़े और सबसे जटिल युद्धपोत में एक होने का गौरव प्राप्त करा है। और लास्ट में आ जाती है इसकी पिक्चर की बात, तो ये आप देख रहे हैं, यही है IAC विक्रांत। इसके बाद काफ़ी दिनों से हम लोग जो है जियोग्राफी वाला हिस्सा डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो जियोग्राफी वाले पोर्शन में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो चारों ओर से लैंड के द्वारा लॉक्ड हैं, जिनको हम लैंड लॉक्ड या फिर हिंदी में भू आवेष्टित देश कहते हैं। ठीक है, तो पीले कलर से जो भी देश दर्शाए गए हैं, ये सारे देश ऐसे हैं जिनकी जो सीमा है केवल भूमि के साथ में लगती है, पानी के साथ में इनकी कोई सीमा नहीं है। लैंड लॉक्ड कंट्री जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो एक हो गया कजाकिस्तान, मंगोलिया। कजाकिस्तान और मंगोलिया को आप तुलना करके देखिए। कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पर कौन दिख रहा है? मंगोलिया हमको दिख रहा है। ठीक है, फिर नीचे आप चले जाओगे भारत में तो नेपाल, भूटान, लाओस। ठीक है, और इधर से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और लाओस। ठीक है, ये सारी जो कंट्री हैं वो लैंड लॉक कंट्री हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ लोकेशन और भी है पानी के भीतर, जैसे कि अरब सागर, गल्फ़ ऑफ अडेन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी किधर पड़ जाएगा? राइट की तरफ पड़ जाता हमारा, और ये है कैस्पियन सागर। इसके बाद द हिंदू में भी आप यदि देखोगे न्यूज़ की तरफ ना, तो इसमें भी पिक्चर आप देख रहे हैं, टेस्टिंग द वाटर्स, एन इंडिजिनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, हेड्स फॉर ए न्यू राउंड ऑफ द सी ट्रायल इन कोच्चि ऑन संडे। कोच्चि में इसका ट्रायल जो है चालू हो गया, संडे के दिन से सेकंड वाला ट्रायल है इसका। इट इज़ शेड्यूल्ड टू बी कमीशनड एस INS विक्रांत लेटर दिस ईयर। बताया जा रहा है कब इसको कमीशनिंग किया जाएगा। इसके बाद यदि फ्रंट पेज से देखा जाए ना, तो कोई ख़ास न्यूज़ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। कोरोना के केस बहुत तेज़ी के साथ में फिर से इंक्रीज़ होना चालू हो गए हैं, इसीलिए सावधानी सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मास्क, सैनिटाइज़र और जो भी प्राथमिक केयर है आपको करना है। इंडिया एड्स 1.7 लाख कोरोना केसेस। ठीक है, 1.79 लाख कोरोना के केसेस सामने आए हैं। कब के दिन? कल के दिन के आंकड़ा है। और भी डिटेल में हम कुछ चीज़ें देख लेती हैं। अभी तो हमने केसेस देखे थे कि कितने केस आए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में।
आंध्र प्रदेश रिपोर्टेड 1257 कोरोना इन्फेक्शन और 2 डेथ हुई हैं इन द 24 हावर्स एंडिंग संडे मॉर्निंग। द सिंगल डे टैली क्रॉस्ड 1000 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 101 डेज सिंस अक्टूबर 1, 2021। 3.27% पॉजिटिविटी रेट वाज आल्सो द हाईएस्ट इन द पास्ट 180 दिन। द नंबर ऑफ एक्टिव केसेस ट्रिपल्ड इन जस्ट 5 डेज फ्रॉम 1848 ऑन जनवरी 5 से हो गए 4774 ऑन संडे। इसके अलावा एक न्यूज़ आई है नीट पीजी काउंसलिंग से रिलेटेड। केंद्र सरकार का कहना है ये जनवरी से हम चालू करने वाले हैं नीट पीजी की काउंसलिंग को। द नीट पीजी काउंसलिंग इज बीइंग स्टार्टेड बाय द मेडिकल काउंसलिंग कमेटी फ्रॉम जनवरी 12, 2022 से। दिस विल गिव मोर स्ट्रेंथ टू द कंट्री इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना। माई बेस्ट विशेस टू ऑल कैंडिडेट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं। एक न्यूज़ आरबीआई के गवर्नर रहे हैं भूतपूर्व फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जॉइंस बीजिंग बेस्ड AIIB विल बी वाइस प्रेसिडेंट एट बीजिंग बेस्ड मल्टीलेटरल बैंक। ठीक है, इनको ये वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है AIIB का। ठीक है, ये बीजिंग बेस्ड है बैंक। फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको शॉर्टकट में AIIB कहा जाता है, एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। जैसे कि अदर बैंक रहते हैं, ठीक उसी तरह इसका मिशन है अपने क्षेत्र, खास करके एशिया और उससे परे, एशिया अकेले में ही नहीं, उससे अलग वाले एरिया में भी सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको सुधार करना है। जनवरी 2016 में ये बैंक खोला गया था और अब दुनिया भर में इसके 103 से भी ज़्यादा, लगभग 103 ही समझ लीजिए, इसके मेंबर देश हैं और साथ ही दुनिया भर के 21 इसके फ्यूचर सदस्य माने जाते हैं, भावी सदस्य। हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के निर्माण का प्रस्ताव सबसे पहले अप्रैल 2009 में बोआओ फोरम में चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज 2009 में बोआओ फोरम में चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज के जो वाइस चेयरमैन थे, इन्होंने इसका रखा था। ठीक है, हम इसकी स्थापना करेंगे। स्टार्टिंग में बेहतर बनाने का था, जो कि वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनज़र चीनी विदेशी मुद्रा भंडार का यूज़ हो सके। चीन के नेता शी जिनपिंग ने पहली बार 2013 में बाली में एपेक्स शिखर सम्मेलन में इस बैंक का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो कई लोगों ने बैंक को इंटरनेशनल उधार देने वाले निकायों के लिए एक चुनौती के रूप में व्याख्या करा है। ठीक है, जो कुछ अमेरिकी विदेश नीति के हितों की प्रतिबिंबित करते हैं, जैसा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक। मतलब कि कुल मिला के ये बैंक ऐसा है, अदर जो संस्थाएं बनी हैं उनको टक्कर देने या फिर उनसे कंपटीशन करने का काम करता है। आगे इसमें वोटिंग का परसेंटेज बताया गया है। चीन का वोटिंग परसेंटेज रहेगा 26.06, भारत का रहेगा 7.5 और रसिया का रहेगा 5.92%। आगे यदि हम इसकी प्राथमिकताओं की बात करें ना, तो बैंक की प्राथमिकताएं ऐसी परियोजना है जो टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती हैं, उन देशों का समर्थन करती हैं जो पर्यावरण और विकास टारगेट को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। बैंक जो है धन क्षेत्र और सीमा पार से बुनियादी ढांचा परियोजना को, सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा पाइपलाइन और मध्य एशिया में दूरसंचार और दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में समुद्री मार्गों के लिए जोड़ने का काम करता है। आगे बताया जा रहा है, यदि इसका आप एग्जाम्पल देखोगे इंडिया में, तो वो है ग्रामीण सड़क योजना, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और भारत में लगभग 1.5 मिलियन ग्रामीण निवासियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। अप्रैल 2018 में इस बैंक ने परियोजना की घोषणा करी थी, जिसमें 5,640 गाँव के निवासियों की रोजी रोटी, शिक्षा, गतिशीलता में सुधार करने की उम्मीद है। ये परियोजना संयुक्त राष्ट्र के AIIB और वर्ल्ड बैंक द्वारा संयुक्त रूप से $140 मिलियन का वित्त पोषण के मदद के साथ पूरी हो रही है। आगे न्यूज़ में बताया जा रहा है, मिस्टर पटेल विल सर्व ए 3-year टर्म एज वन ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स 5 वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, 3 साल की इनकी टर्म रहेगी
एज वन ऑफ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स 5 वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड विल टेक द प्लेस ऑफ फॉर्मर गुजरात चीफ सेक्रेटरी डीजे पांडियन, who had been as vice president leading the AIB's investment operation and all sovereign and non-sovereign lending in South and Southeast Asia. बताया जा रहा है मिस्टर पटेल हैड रिसाइंड एस RBI गवर्नर इन दिसंबर 2018 इन ए सरप्राइज डिसीजन सिटिंग पर्सनल रीजन आफ्टर सर्विंग 2 ईयर। 2 साल इन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में काम करा, बाद में फिर इन्होंने 2018 में अपना रिजाइन दे दिया था और बताया गया था पर्सनल रीजन था। द AIIB लॉन्च्ड इन बीजिंग इन 2015। AIB की लॉन्चिंग कब हुई थी? 2015 में। हैज़ अप्रूव मोर लोन्स फॉर इंडिया देन एनी अदर मेंबर ऑफ द बैंक। सबसे ज़्यादा फ़ायदा AIB बैंक से इंडिया को मिला है, ज़्यादा लोन यही लिया है। चाइना इज़ इट्स बिगेस्ट शेयर होल्डर, चाइना इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर माना जाता है। एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। द US एंड जापान आर नॉट एमंग इट्स 104 मेंबर। टोटल 104 मेंबर बताए गए हैं, तो इंडिया और जापान, US और जापान इसके सदस्य देश नहीं। द AIIB हैज़ फंडेड 28 प्रोजेक्ट इन इंडिया अमाउंटिंग टू $6.7 बिलियन। ठीक है, हमारे यहाँ पर 28 प्रोजेक्ट हैं जिसमें इस बैंक ने हेल्प करी है। टोटल कीमत हो जाती है $6.7 बिलियन की। आगे बताया जा रहा है इसी बैंक के बारे में, इट हैज़ रिसेंटली इम्फेसाइड ग्रीन प्रोजेक्ट, मतलब कि इसने जोर दिया है कि हम ग्रीन प्रोजेक्ट पर बढ़ावा दें। सपोर्टिंग पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव ड्यूरिंग द कोरोना केसेस बिसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद करता है, कोरोना से लड़ने के लिए भी पैसा दिया है इसने, ठीक है, और ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए पैसा देना अब इसने चालू कर दिया। अक्टूबर के महीने में इंडिया ने अप्लाई करा था लोन के लिए, कहाँ पर? इसी बैंक में और ADB में, टू प्रोक्योर 667 मिलियन डोजेस ऑफ कोरोना वैक्सीन विद द ADB एक्सपेक्टेड टू लैंड $1.5 बिलियन और AIB भी अराउंड $500 मिलियन की हेल्प, ठीक है। तो यहाँ से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है और इंडिया के क्या रिलेशन रहे उसको बताने का काम करता है। पिछले साल ही जो AIIB बैंक है ना, इसने अप्रूवल दिया था 356.66 मिलियन के लोन का टू द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट द एक्सपांसन ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम। चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम को भी एक्सपांड करने के लिए इस बैंक ने इंडिया की मदद करी है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं जलीकट्टू खेल से रिलेटेड। जलीकट्टू लगभग 2000 साल पुराना एक कॉम्पिटिटिव खेल होने के साथ साथ ही जो बैल मालिक रहते हैं उनको भी पुरस्कृत करने का एक कार्यक्रम है, जिन्हें वे प्रजनन के लिए पालते हैं। आगे इसमें बताया जाता है ये एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को वश में या फिर नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को वश में करने में असफल हो जाएगा तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कार मिलेगा। खेल से संबंधित क्षेत्र बताए जाते हैं। ये जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से विख्यात तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टई और डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है। कार्यक्रम का टाइम बताया जाता है ये फसल काटने के समय तमिल त्यौहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में इसको मनाया जाता है। तमिल संस्कृति में जलीकट्टू का महत्व। जलीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के सांडों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका है। कैसे करके हम जो है अच्छे किस्म के जो सांड हैं या फिर बैल हैं उनको पाल सकें, उनको संरक्षित कर सकें। अभी करंट टाइम में जब पशु प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से हो रहा है, ऐसे में ऐसे लोग जो कि संरक्षणवादी हैं और किसान हैं, ये तर्क दे रहे हैं कि जलीकट्टू इन नर पशुओं की रक्षा करने का एक तरीका है। नहीं तो जुताई में इनकी उपयोगिता घटने के साथ इनका उपयोग केवल मांस के लिए ही हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो इनका यूज़ होना ज़रूरी है। जलीकट्टू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय देसी मवेशी नस्लों में कंगायम, पुलिकुलम, उम्बलाचेरी, बारगुर और मलाई मडु आदि। ये मतलब उन सांडों की प्रजातियां हैं जिनको इस खेल में शामिल किया जाता है। लोकल लेवल पर इन उन्नत नस्लों की मवेशियों को पालना सम्मान की बात मानी जाती है और ठीक उसी प्रकार से इनकी कीमत भी रहती होगी, ठीक है।
इस पर लेकिन कानूनी हस्तक्षेप लगा दिया गया है। 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बैलों को उन जानवरों की सूची में शामिल कर दिया गया है जिनका ट्रेनिंग और आप प्रदर्शनी नहीं कर सकते। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट में 2011 की अधिसूचना का हवाला देते हुए किसी ने याचिका भी दायर कर दी थी। इस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, राज्य सरकार ने इन कार्यक्रमों को वैध कर दिया है, जिसे अदालत में चुनौती दी गई थी। दिक्कत ये हो गई, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया, जहां ये मामला अभी भी पेंडिंग में। अब देखो राज्य सरकार क्या तर्क देती है। वो कहती है कि ये हमारी संस्कृति है, हम इसको संरक्षित करेंगे। आर्टिकल 29(1) क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र या फिर उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग जिसकी अपनी विशेष भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने का उन्हें अधिकार है। हालांकि इस विशेष मामले में आर्टिकल 29(1) पशुओं के अधिकारों के खिलाफ प्रतीत होता है। ठीक है, तो अन्य राज्यों में क्या ऐसा कोई खेल है? तो यदि हम कर्नाटक देखें तो कर्नाटक द्वारा भी कम्बाला नामक ऐसे ही खेल को बचाने के लिए एक कानून पारित किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक को छोड़ दो, जहां बैल को नियंत्रित किया जाता है या फिर उनकी दौड़ का आयोजन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2014 के प्रतिबंध आदेश के बाद ऐसे खेल आंध्रा, पंजाब, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में भी अब प्रतिबंधित हो गए हैं। न्यूज़ की तरफ यदि हम देखें तो जलीकट्टू बैंड इन वेल्लोर नियर बाई डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु अहेड ऑफ पोंगल। ठीक है, पोंगल त्यौहार और जलीकट्टू, तो बताया जा रहा है इसको बैन कर दिया है वेल्लोर में। ये नियर बाई डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। टीम डिप्लॉयड इन जलीकट्टू हॉटस्पॉट मूड फॉलोस कोरोना सर्ज केसेस। तो कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण ही शायद ये कदम उठाया गया है। एक न्यूज़ आई है, स्कॉच अवार्ड फॉर असम मिशन ऑन माल न्यूट्रिशन। ए मिशन टू कॉम्बैट माल नरिशमेंट एमंग चिल्ड्रन एज्ड 6 महीने से लेकर के 5 ईयर्स हैज़ अर्नड स्कॉच अवार्ड फॉर साउदर्न असम्स कछार डिस्ट्रिक्ट। द स्कॉच अवार्ड रिकॉग्नाइज पीपल, प्रोजेक्ट एंड इंस्टीट्यूशन दैट गो एक्स्ट्रा माइल टू मेक इंडिया ए बेटर नेशन। ठीक है, तो असम को ये अवार्ड मिला है क्योंकि ये कुपोषण से लड़ाई करने में बढ़िया काम किया है। ये हमें ध्यान में रखना है। एक न्यूज़ आई है श्रीलंका और चाइना की रिलेशन को बताती है फॉरेन वाले पेज से। यही एक इम्पॉर्टेंट है, बाकी तो कोई ख़ास न्यूज़ इसमें नहीं दी गई है, तो इसको हम देख लेते हैं। श्रीलंका का कहना है चाइना को कि रीस्ट्रक्चर डेब्ट। ठीक है, तो वो चाहता है उसका जो डेब्ट है वो रीस्ट्रक्चर हो। काफ़ी सारा डेब्ट ले चुका है चाइना से श्रीलंका, उसी पर बहुत ज़्यादा वो निर्भर होते जा रहा है, उसी के करीब जाते जा रहा है, ऐसा माना जाता है। गोटाबाया राजपक्षा मीट्स चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, फ्लैग्स इकोनॉमिक क्राइसिस अराइजिंग आउट ऑफ फंडिंग। ठीक है, बताया जा रहा है न केवल कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं श्रीलंका में, इसके अलावा उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी एकदम ख़त्म होते जा रहा है। तो हम चीज़ें अब बाहर से कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर सकते, ख़रीद ही नहीं सकते किसी दूसरे देश से। आगे इसमें बताया जा रहा है श्रीलंका ऑस चाइना ओवर $5 बिलियन अमाउंटिंग 10% ऑफ द कंट्रीज टोटल फॉरेन डेब्ट। ठीक है, श्रीलंका की उधारी हो गई है अभी $5 बिलियन की चाइना से, इतना उसको पैसा वापस करना है। टोटल जितना भी वो डेब्ट लिया है उसका 10% हिस्सा तो यही है। मिस्टर गोटाबायास रिक्वेस्ट टू बीजिंग टू रीस्ट्रक्चर इट कम्स ड्यूरिंग एन अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक मेल्टडाउन इन श्रीलंका with the country's foreign reserve rapidly declining following the devastating impact of pandemic on its crucial export and tourism sector over the last 2 years। पिछले 2 साल से श्रीलंका का एक्सपोर्ट और टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसी के चलते चलते इनके पास जो भी फॉरेन वाला जो वेल्थ था, डॉलर था, वो ख़त्म हो गया है। इन नवंबर के महीने यदि हम देखें तो श्रीलंका का जो फॉरेन रिजर्व था वो था 1.6 बिलियन, ट्रिगरिंग वाइड स्प्रेड कंसर्न अबाउट हाउ कोलंबो माइट पे इट्स हाई इंपोर्ट बिल। उस समय ही चिंता हो गई थी कि हम इतना जो महंगा इंपोर्ट कर रहे हैं उसके इंपोर्ट को हम कैसे पेड कर पाएंगे।
स्पेशली व्हेन द श्रीलंकन रूपी हैज़ कंसिडरेबली वीकन, और कंडीशन ऐसी है कि श्रीलंका की जो वैल्यू, रुपए की वैल्यू है ना, वो कमज़ोर है। आगे इसमें बताया जाता है प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा मेड ए सिमिलर रिक्वेस्ट टू न्यू दिल्ली इन फरवरी 2020 फॉर डेब्ट मोरेटोरियम। ठीक है, उनका कहना था कि ये कोरोना की ऐसी कंडीशन चल रहा है तो आप भी हमारे डेब्ट के लिए मोरेटोरियम, मतलब कुछ टाइम के लिए तो हमें फ्री कर दीजिए कि हम अभी डेब्ट नहीं दे पाएंगे। बट देयर हैज़ बीन नो रिस्पॉन्स सिंस, लेकिन इंडिया की तरफ से शायद श्रीलंका को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इफ़ इंडिया एग्रीज टू पोस्टपोन डेब्ट, यदि हमने उस डेब्ट को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया बाय 3 ईयर्स वी कैन कन्विंस अदर्स टू, उन श्रीलंका का कहना है यदि यहाँ से हमें ये सुविधा मिल जाती है तो हम फिर अदर से भी बात करने के लिए तैयार हैं। न्यू दिल्ली इज़ आल्सो येट टू रिस्पॉन्ड टू मोर रिसेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम कोलंबो फॉर इमरजेंसी लाइन्स ऑफ क्रेडिट फॉर import of food, fuel and medicine, and a currency swap to boost reserve. Although External Affairs Minister S. Jaishankar has assured Colombo of support in difficult times.